Hello everyone, welcome to Queston, a one-stop solution for class 8, 9, 10 students where curiosity is the curriculum. हमें बचपन से यही बोला जाता है कि पढ़ाई करो, ज़्यादा देर तक पढ़ाई करो, ज़्यादा देर तक आप पढ़ाई करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। लेकिन कभी भी फोकस हमारा कैसे पढ़ना है उस पर कभी भी नहीं था। वी वर ऑलवेज इग्नोरिंग how to learn. Rather, we were focusing on what to learn, how much amount of time we have to devote in learning, where to learn, from where to learn, etc. आज हम इसी चीज पे फोकस करेंगे, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे कि क्या साइंटिफिक साइंस क्या कहता है पढ़ाई के बारे में, और व्हाट आर द साइंटिफिक टेक्निक्स दैट we have to practice in the process of learning where we can increase the retention level. Retention मतलब जो हम याद कर रहे हैं उसको 50 to 70% तक कैसे बढ़ा सकते हैं, और दूसरी चीज हमारा जो पढ़ाई का टाइम है उसको लगभग 50% से कैसे कम कर सकते हैं। क्योंकि 12 घंटे पढ़ के 12 घंटे पढ़ो या 6 घंटे इफेक्टिवली पढ़ो, रिजल्ट प्रॉबेबली यहाँ पे ज़्यादा है। This video has been inspired from Dr. Shivin Chaudhary. ये मेरे सर थे and he has taught me the art of learning. इन्होंने मेरे को ये साइंटिफिक टेक्निक से परिचय कराया था and it has significantly changed the process of learning for me personally. ये टेक्निक्स के ऊपर जाने से पहले let us understand how the brain works. What is the neuroscience of learning? How brain perceives the information and how information fades out over a period of time. तो how a brain works? यार जब अगर आप ब्रेन को कोई इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू हैव सीन अ फोन नंबर, आपने एक नंबर देख लिया, ठीक है। फर्स्ट 1-2 सेकेंड्स में यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर क्या है, उसका एक छोटा सा पिक्चर आपको याद रहेगा। इफ यू सी दी नंबर फॉर 10-20 सेकेंड्स, शायद 30 सेकेंड्स तक, देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर द नंबर फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, कि आप एक बार नंबर बोल दोगे। बट इफ यू बाय हार्ट द नंबर, इफ यू रिहर्स द नंबर अगेन, बार बार 10 बार ले लिया, 12 बार ले लिया, तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर दैट नंबर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. So what is important is the rehearsal. How much amount of information that you rehearse, you would be carrying it over the longer period of time. तो प्रॉब्लम क्या है कि हम जो भी पढ़ते हैं that stays in this region. Most of the students keep information in short term memory only, and जैसे ही एग्जाम डे आ जाता है you'll go blank, आपको कुछ याद ही नहीं रहता। भाई अगर एक बार कोई चीज को पढ़ रहे हो तो इससे अच्छा है कि मत पढ़ो। You'll not be able to remember till your exam day, and you'll be able to forget it. ब्रेन कौन सी चीजों को याद रखता है, what is the process of remembering things? पहली जो चीज होती है जो ब्रेन याद रखता है, दैट इज सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। इसको बोलते हैं सेलेक्टिव फिल्टरिंग। जो चीजें अपने सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मम्मी पापा का फोन नंबर, पापा को मम्मी का बर्थडे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। और दूसरी चीज है एडेप्टिव लर्निंग। एडेप्टिव लर्निंग का मतलब है कि what you have understood clearly, brain tend to remember that information for a longer period of time. और जो आपने ना वेगली याद है कि ऊपर ऊपर से ही याद है, ज्यादा याद नहीं है, उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन डिलीट कर देता है। तो इसलिए बोलते हैं कि कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। और तीसरी चीज है मेमोरी कंसोलिडेशन। ट्रेस योर मेमोरी विद अ वर्ड और अ डायग्राम और अ माइंड मैप। याद है हमें बचपन में एक चीज करते थे कि भाई तू एक वर्ड बोल दे कोई आंसर का, एक वर्ड बोल दे, मैं पूरा आंसर तेरे को बोल दूंगा, तेरा भाई पूरा आंसर बोल देगा। और जैसे ही वो एक वर्ड बोल देता है आपको पूरा आंसर याद आना चालू हो जाता है। दैट इज समथिंग दैट यू हैव ट्रेस्ड दैट इंफॉर्मेशन विद दैट वर्ड, इसलिए आपको याद है। तो इसलिए बोलते हैं कि माइंड मैप्स बना के पढ़ो, आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। ये तो हो गया याद रखने का प्रोसीजर। अब हाउ मेमोरी टेंड्स टू फॉरगेट, कैसे डिलीट होता है अपने ब्रेन से, वो देखते हैं। एक जर्मन साइंटिस्ट है हरमन एबिंगहॉस, उन्होंने ना एक फॉरगेटिंग कर्व बनाया कि हाउ वी टेंड टू फॉरगेट द इंफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपने आज कुछ याद किया है तो जैसे ही आज का दिन खत्म हो जाएगा यू विल बी एबल टू फॉरगेट 70% ऑफ द इंफॉर्मेशन, और जैसे ही एक हफ्ता हो जाएगा 90% ऑफ द इंफॉर्मेशन चला जाएगा आपके दिमाग से। और जैसे एग्जाम का दिन आ जाता है
तो 95% ऑफ द इंफॉर्मेशन गेट्स फेड अवे, वो 5% याद रहता है, वो 5% का अपन आंसर बना के लिख के आ जाते हैं। इसलिए मैंने बोला है कि अगर आप एक बार पढ़ रहे हो तो इसका मतलब इसका इससे अच्छा है कि आप पढ़ो ही मत, कुछ और जो पहले पढ़ा है वो पढ़ लो, अब याद नहीं रख पाओगे ज़्यादा टाइम तक। तो इस ये चीज़ को हम सॉल्व करते हैं, एक टेक्निक होता है स्पेस्ड रेपिटेशन। वी कैन सॉल्व दिस क्राइसिस विद दिस टेक्निक दैट वी विल बी गोइंग टू लर्न इन द फर्दर आगे लेक्चर। ये प्रॉब्लम मेरी भी थी कि मैं पढ़ता तो था लेकिन टाइमली रिवाइज नहीं करता था, और रिवाइज अगर जो रिवाइज कर रहा था वो अननेसेसरी स्टफ था, कुछ भी पढ़ के कुछ भी रिवाइज करता था, एंड आई वाज नॉट एबल टू स्कोर हार्डर। और मेरे को ना मेरी गलती दिखती थी इसमें, भाई मेरी गलती नहीं है, व्हाट आई कैन डू इज हार्ड वर्क, दैट्स इट, ऑलराइट। तो मेरे को 10th क्लास में 9th क्लास में ये नहीं पता था कि मेरे को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे याद रखना चाहिए, लेकिन जब बाद में पता लगा मेरे को, इट हैज सिग्निफिकेंटली चेंज द आर्ट ऑफ लर्निंग फॉर मी पर्सनली। अब मैं जो करता था वो था पैसिव लर्निंग, लेकिन एक्चुअली करना क्या है, दैट इज एक्टिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग, you tend to study for 12 hours 13 hours, but what you do is reading, highlighting, rereading, बस, listening without engagement। अगर if you don't question yourself again and again, your brain won't engage with you, और वो information याद ही नहीं रखेगा। पॉडकास्ट थोड़ी है कि सुनो और भूल जाओ। and what happens, you tend to retain 20% and then you score 60% in your examination। और पढ़ाई तो हम 12 13 घंटे कर रहे हैं, लेकिन what is active learning, this is the quest only, this we will be going to follow in our further lectures जैसे हम सिलेबस पे आए। in this we will test you without notes, इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। राइटिंग आंसर्स, कि आपके दिमाग में जो है वो पहले लिखो, इसको बोलते हैं फेमन टेक्निक। ये भी अगर हम डिटेल में देखेंगे आगे। फिर उसके बाद में गलतियों से सीखना, क्या गलती की है उससे सीखना, इससे क्या होता है, you retain 80% and you tend to score 95% in the examination and the study time would remain 6 hours। भाई अगर एक्टिवली आप पढ़ोगे ना, आफ्टर 8 hours you will get exhausted, you will feel exhausted, you will not be able to study। अगर आपने 10 घंटे ऐसे पढ़ लिया ना, you need god level confidence। 8 घंटे के बाद अगर आप ऐसी टेक्निक से अगर आप पढ़ोगे एक्टिवली, you will not be able to stretch more, आपको आपके ब्रेन को फिर रेस्ट चाहिए होगा। तो प्रॉब्लम यही है कि करिकुलम सेम है, मेथड जैसी ही अगर आप बदलते हो, मार्क्स वैसे ही इंप्रूव हो जाते हैं। लेट्स डू अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अप्लाइंग दीज टेक्निक्स। ये टेक्निक को देखेंगे ही नहीं, अभी हम लाइव आपके सामने मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ कि कैसे कैसे इनको फॉलो किया जाता है। तो फर्स्ट टेक्निक है एक्टिव रिकॉल, टेस्टिंग योरसेल्फ विदाउट लुकिंग द नोट्स। आपने एक बार टॉपिक पढ़ लिया, नोट्स बंद करो और एक बार रिकॉल करो कि आपने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। और पढ़ने से पहले आप एक बार क्वेश्चंस को देखो, वो चैप्टर से क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप जेई एस्पिरेंट हो, सी एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो या यूपीएससी एस्पिरेंट हो, तो आप पीवाईक्यूज देखो उस चैप्टर के कि पहले क्या पूछा गया है, फिर उसके बाद में आप चैप्टर पढ़ो। तो आपने मटेरियल पढ़ो, क्लोज द बुक, रिट्रीव विदाउट नोट्स, याद करो कि आप क्या क्या रिकॉल कर पा रहे हो, एक्यूरेसी करो। अगर आप 90 to 95% रिकॉल कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, यू आर ऑन अ गुड नोट। बट अगर आप 70 to 75% या 50% से कम रिकॉल कर पा रहे हो तो आइडेंटिफाई द गैप्स, मेक मिस्टेक्स एंड स्टडी। अगर आप गलती करोगे तो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। आपको मैं ये चीज़ अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखो ये है 10th क्लास की एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो ये एक पेज है, मैं आपके सामने पढ़ के दिखाता हूँ। इस मैंने बोला था ना कि पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, तो लेट्स सी द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, लेट्स आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स। अगर मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा तो ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस में मैं पहले कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करूंगा और देखूंगा अगर ये कीवर्ड चैप्टर में आ रहा है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। लैंड डिग्रेडेशन इज अ वर्ड, ऑफकोर्स शायद आपको आंसर मालूम हो या नहीं हो, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट आपको पता है कि हाँ, जहाँ जहाँ लैंड डिग्रेडेशन वर्ड आएगा, आई बी एबल टू मोर फोकस। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ब्रेन ही आपका सब कुछ कर देगा। लैंड डिग्रेडेशन है पंजाब, चलो ठीक है, पंजाब का वर्ड मैं दिमाग में याद रखूंगा। टेरेस कल्टीवेशन यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेटली फॉर्म। ब्लैक सॉइल इज अ वर्ड दैट आई हैव टू लुक आफ्टर। अब नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल। देखो यहाँ पे ब्लैक सॉइल वापस रिपीट हो गया, तो थोड़ा और ज़्यादा फोकस करूंगा जब वो भी आएगा। व्हाट टाइप ऑफ द सॉइल is found in the river deltas of the eastern coast. Eastern coast is the word that I have to look after. What are the steps? What steps can be taken to control soil erosion in hilly areas? अच्छा, soil erosion है, तो ये एक वर्ड है जो मैं ध्यान दूंगा। तो ये पढ़ने के बाद अब चैप्टर पढ़ो। चलो हम चैप्टर पढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, हाईलाइट क्या करना है वो भी मैं दिखा दूंगा। ये तो हाईलाइट कर लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। धीरे पढ़ो, समझ के पढ़ो। It was believed that resources are free gifts of nature. As a result, human beings used them indiscriminately, and this has led to
फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। अच्छा, ह्यूमन बींग्स ने इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया और फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आ गए। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, have and have nots, or rich or poor. Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis such as global warming, ozone depletion, etc. चलो अपन ने ये एक तो पढ़ लिया। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि इनडिस्क्रिमिनेटली यूज रिसोर्सेज यूज करने से नुकसान क्या हो रहा है। तो फर्स्टली विल राइट प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स का एक हेडिंग बना के लेट्स राइट इट। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, बस इतना ही लिखना है। और फिर उसके बाद में इनइक्वालिटी, हैव नॉट्स और हैव नॉट्स के बीच में इनइक्वालिटी आ जाएगी, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो एक के पास ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। और इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। ग्लोबल क्राइसिस हो सकता है, ग्लोबल ग्लोबल क्राइसिस हो सकता है। ग्लोबल क्राइसिस में क्या हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, फिर उसके बाद में एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एवरीथिंग हैज़ टू गो ऑन योर कन्वीनियंस, आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सब कुछ होना चाहिए। तो देखो ये मेरा कन्वीनियंस है, ऐसे बनाना, जैसे शॉर्ट फॉर्म लिख लेना, मैं वापस से रिकॉल कर पाता हूँ। अगर आप शॉर्ट फॉर्म को रिकॉल नहीं कर सकते हो तो लिख लेना फुल फॉर्म भी। अब an equitable distribution of resources has become essential for sustained quality of life and peace, global peace. If the present trend of resource depletion by few individuals and countries continue, the future of our planet is in danger. Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. Sustainable existence is a component of sustainable development. यहाँ पे 3 बार sustainable word आ गया। इसका मतलब है कि sustainable as a word is very important. आगे हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल, कहीं लिख लेंगे। चलो ठीक है, सस्टेनेबल को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। चलो, यहाँ पे एक बॉक्स दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द फ्यूचर नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अब ये मैंने पढ़ा है, जहाँ जहाँ भी देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया, सस्टेनेबल एज अ वर्ड आया, इसका मतलब है कि फ्यूचर का ध्यान देते हुए धीरे धीरे काम करना। फ्यूचर का ध्यान देते हुए धीरे धीरे काम करना। अब इसको कैसे समझूं मैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे समझूं? फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स ने आपको पॉकेट मनी दी, दे हैव गिवन यू 5000 रुपीज कि बेटा ये ले, पूरा महीना तेरे लिए 5000 रुपये, तेरे को जो खर्चे करना है कर लेना। अब आपने क्या किया, 5000 रुपये एक दिन में उड़ा दिया, कहीं कैफे चले गए या कहीं कुछ कर दिया, उड़ गए 5000 रुपये चले गए। अब आप क्या करोगे? नेक्स्ट 29 डेज या 28 डेज आप क्या करोगे? तो दिस इज, अब आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे? आपको इसका सोल्यूशन है कि यू हैव टू डू द एक्सपेंडिचर सस्टेनेबली, धीरे धीरे करना चाहिए, आगे का भी देख के। इसी तरह आपका अपना जो डेवलपमेंट है, पूरा डेवलपमेंट आज ही नहीं करना है, आपको धीरे धीरे करना है डेवलपमेंट, ताकि आगे के जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेस बचे रहें। इस तरह डेवलपमेंट करना चाहिए, दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब ये चीज़ों का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सब कुछ यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको बस रिकॉल करने जितने लिखना है, ठीक है। और रिसोर्स प्लानिंग हो गया। अब आगे ये दिया है, 2 कैमियोस दिए। ये कैमियोस क्या है देख लेते हैं। रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992। In June 1992, more than 100 head of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first international Earth Summit. The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and social economic development. ये थोड़े कीवर्ड्स है जो हमको याद रहने चाहिए, आंसर राइटिंग में काफ़ी काम आते हैं। At the global level, the assembled leaders signed the Declaration on Global Climate Change and Biodiversity. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principles and adopted Agenda 21. Agenda 21 यहाँ पे दिखा है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अपन हाईलाइट कर लेंगे। For achieving sustainable development in 21st century. अब एजेंडा, अब इसका क्या है? सस्टेनेबल। यहाँ पे 2 कैमियोस है, तो मैं 2 कैमियोस को मैप कर लूँगा। रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992, ठीक है। एजेंडा 21, it is a declaration signed by world leaders in 1992 at United Nations Conference on Environment and Development, ठीक है। which took place at Rio de Janeiro, Brazil. ये कॉन्फ्रेंस में ये एक एजेंडा फॉलो अपन मतलब वर्ल्ड लीडर्स ने मिलकर एक एजेंडा बनाया था। वो एजेंडा, उसका नाम था एजेंडा 21। वो एजेंडा 21 क्या है? इट एम्स इन अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन एंड कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पूरा कचरा, कोई कुछ भी याद नहीं करने का। वन मेजर, यहाँ ये याद करने वाली चीज़ है, वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स लोकल एजेंडा। तो रियो अर्थ समिट में क्या हुआ? एजेंडा 21 आया। एजेंडा 21 पे वन मेजर एजेंडा क्या है? वन मेजर एजेंडा इज लोकल गवर्नमेंट का एजेंडा 21 होना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स एजेंडा 21। देखा, अब ये पूरा जो पेज है वी हैव समड अप इन दिस, इतने छोटे से में वी हैव समड अप। अब जब मैं अगली बार पढ़ूंगा
अगली बार वापस आऊंगा, मेरे को पूरा पेज पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे को बस यही पढ़ना है, ये पढ़ लूंगा तो ये पूरा पेज कवर हो जाएगा। अब इसको ही बार बार पढ़ना है, इसको ही बार बार कैसे पढ़े, अब मैंने एक बार पढ़ लिया, अब मैं एक्टिव रिकॉल कैसे करूंगा, बंद कर दूंगा, नहीं देखूंगा, पहले पढ़ूंगा कि हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, एजेंडा 21 क्या है, रिसोर्सेज डिप्लीशन क्यों हो रहे हैं, रिसोर्स डिप्लीशन हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, ठीक है, रियो डी जेनेरो कॉन्फ्रेंस क्या है, अपन ने UNCED भी पढ़ा था, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका फुल फॉर्म अगर आप अभी रिकॉल कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। अब ऐसे अगर हम क्वेश्चंस याद करेंगे, ऐसे अगर हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। अब नेक्स्ट टाइम जैसे ही आपने ये पढ़ लिया था, ये क्वेश्चंस लिख लेना, जहाँ टॉपिक है वहीं क्वेश्चंस लिख लेना। अब जब वापस से आप जब रिविजिट कर रहे हो, फर्स्ट रीड दिस क्वेश्चन, आंसर दिस, वट एवर यू आर नॉट एबल टू आंसर, रीड दैट सेगमेंट ओनली। वैसे आप करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका जो रीडिंग स्पीड है वो भी बढ़ेगा और जो मेमोराइजेशन पावर है वो भी बढ़ेगा, ज़्यादा टाइम तक याद रख पाओगे, ठीक है। ये हो गया पूरा एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल आगे हम जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे हम इसी तरह पढ़ेंगे कि पहले क्वेश्चंस देखेंगे, फिर चैप्टर पढ़ेंगे, फिर वापस क्वेश्चंस देखेंगे, फिर वापस वन पेजर नोट्स देखेंगे, वन पेजर नोट से ही रिवीजन होगा बार 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 बार। दिस इज द अप्रोच, क्वेश्चन, कंटेंट, क्वेश्चन, वापस से। अब जब वापस रिवाइज कर रहे हो, यू शुड गो बैक फॉर अगेन क्वेश्चन, कंटेंट, क्वेश्चन, वैसे तो यू विल बी एबल टू रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। डोंट डिसअपॉइंट इट, ज़्यादा ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है। यू हैव टू बी ग्रेटफुल कि चलो आई गॉट टू नो दैट आई एम नॉट एबल टू आंसर, देन आई विल फोकस मोर to learn positively, you will be able to retain it for a longer period of time. अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टेक्निक है स्पेस्ड रिपीटेशन। स्पेस्ड रिपीटेशन मतलब हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फॉरगेटिंग कर्व के बारे में देखा था। फॉरगेटिंग कर्व क्या था, हमने देखा था कि एक टॉपिक पढ़ने के बाद आफ्टर वन डे वी टेंड टू फॉरगेट 70% ऑफ द नॉलेज दैट व्हाट वी हैव लर्नड while studying the topic। 70% हम भूल जाते हैं। तो कैसे पढ़ना चाहिए, कब कब पढ़ना चाहिए, दिस इज स्पेस्ड रिपीटेशन। स्पेस्ड रिपीटेशन जब पहली बार हमने पढ़ा तो स्टडी फॉर 90 मिनट्स और वी विल मेमोराइज इज 90% ऑफ द कंटेंट। फिर जब नेक्स्ट डे पढ़ा, क्विक रिव्यू, 5 मिनट एक बार देख लिया, 95% पूरा कंटेंट अपन को याद हो जाता है। वापस नेक्स्ट डे देखना चाहिए, एक दिन बाद, वन डे आफ्टर, ये आप लिख सकते हो अगर लिखना है तो। फिर डे 3 में वापस से एक्टिव रिकॉल करेंगे, 10 मिनट के लिए एक बार टॉपिक देखेंगे, फिर उसके बाद में एक्टिव रिकॉल करेंगे। 2 डेज आफ्टर एक बार वापस से टॉपिक को देखेंगे। क्या देखेंगे, ये पूरा नहीं देखना है, सिर्फ ये पार्ट ही देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में 1 वीक आफ्टर उसको पढ़ना होगा और फिर उसके बाद में 15 डेज के बाद। तो अगर आप 4 बार एक टॉपिक को पढ़ते हो इस क्रोनोलॉजी में तो यू विल बी एबल टू रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बहुत हेल्प होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी जब आप लॉन्ग टर्म एग्जाम्स में पढ़ रहे हो, जैसे सीए की पढ़ाई हो गई, यूपीएससी की पढ़ाई हो गई, आपको साल भर पढ़ना होता है। तो दिस इज समथिंग दैट विल दैट यू विल बी एबल टू you'll be able to use it and remember it for a longer period of time। नोशन करके एक ऐप है, यू कैन यूज इट। वहाँ पे ऐसे टेक्निक्स काफ़ी उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अगर आप आईपैड या कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हो तो यू कैन यूज़ दिस ऐप नोशन करके। इट विल मेक द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मच मोर ईजियर। तो आपने एग्जैक्टली 15 डेज में आपने 130 मिनट्स पढ़ा। 130 मिनट्स मतलब 2 hours 10 minutes। 130 मिनट्स पढ़ा एक टॉपिक को और आप 90% आप रिटेन कर रहे हो, ठीक है। तो आप कंपेयर करो, अगर 8-8 घंटे एक रात पहले अगर आप क्रैम कर रहे हो तो इससे अच्छा ये पढ़ना, ऐसे करना, ठीक है। इससे आपको रिजल्ट दिखेगा। अब मैं बोल रहा था वन पेजर नोट्स क्या है। ये एक चैप्टर है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग चैप्टर है क्लास 10th वालों को, फर्स्ट चैप्टर है उनकी पॉलिटी का। चैप्टर अराउंड 7-8 पेजेस का है। हमने इसको एक पेज में कन्वर्ट कर दिया पूरा। ऐसे आपको हर चैप्टर के 1 पेजर करने पड़ेंगे। एक बार आपने चैप्टर पढ़ लिया, अब खत्म, वापस चैप्टर के पास नहीं जाना है अनटिल एंड अनलेस एकदम कुछ फाउंडेशनल इनएक्यूरेसी है, तभी जाना है आपको चैप्टर के पास। उसके वरना आपको चैप्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। यू हैव टू स्टडी इन 1 पेजर नोट्स। ये हमारी पढ़ाने की स्टाइल है कि वंस वी कंप्लीट द चैप्टर वी गिव 1 पेजर नोट्स टू ऑल आवर स्टूडेंट्स। अब आपको 1 पेजर नोट्स ही पढ़ने पड़ेंगे। इससे क्या है, मटेरियल भी कंसोलिडेट हो जाता है और टाइम भी बच जाता है। अब ये मेरे को पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे ही मैं चैप्टर पढ़ लूंगा एंड अगेन यहाँ पे मैं एक्टिव रिकॉल कर लूंगा कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, व्हाट श्रीलंका में सिविल वॉर क्यों हुआ था, बेल्जियम के लोगों ने सिविल वॉर को कैसे अवॉइड कर लिया था। तो दिस इज हाउ आई कैन आस्क माई सेल्फ एंड रिकॉल एवरीथिंग दैट हैव स्टडीड, ठीक है। एंड देन द थर्ड टेक्निक इज फेमन टेक्निक। फेमन टेक्निक हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय रिचर्ड फेमन। रिचर्ड फेमन के एक नोबेल प्राइज अवार्डी है, फिजिक्स में इनको नोबेल प्राइज मिला था। ही हैज सेड अगर आपको क्लैरिटी चाहिए टॉपिक को तो मेक श्योर दैट यू आर एबल टू एक्सप्लेन द टॉपिक टू अ 5 year or 10 year old। अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट वेरी डीपली दैट यू आर एबल टू सिंप्लीफाई इट एंड एक्सप्लेन इट टू अ 10 year old। ऐसे पढ़ो कि अगर आप जैसे ही आपने टॉपिक पढ़ लिया, जाओ मम्मी को पकड़ो, पापा को पकड़ो या कोई दोस्त को पकड़ो, उनको एक्सप्लेन करो कि यार मैंने ये पढ़ा है अभी, तो मैंने
अब जैसे अपन ने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा, जैसी वीडियो हो जाता है गो टू योर पीयर्स, एक्सप्लेन देम व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इससे क्या है आपको भी याद रहेगा एंड यू विल बी एबल टू शेयर द नॉलेज एज वेल, आपको अच्छा भी लगना लगेगा। तो दिस इज फेम एंड टेक्निक, ये काफ़ी काम करता है। और फिर नेक्स्ट टेक्निक है विजुअल मिक्स्ड लर्निंग। ठीक है, माइंड मैपिंग और इंटरलीविंग। जैसे कोई भी चीज़, मैं कोई भी टॉपिक पढ़ता हूँ मैं इसके माइंड मैप बना देता हूँ। देखो जैसे 10 पेज का चैप्टर था वो, उसको मैंने एक पेज में कंसोलिडेट कर दिया, अब वापस से मैं 10 पेज नहीं पढ़ता, एक ही पेज पढ़ता हूँ। ये मेरी टेक्निक है पढ़ने की। ऐसा अगर ये आप माइंड मैप देखो, शायद आपको थोड़ा बहुत पढ़ पाओगे आप, लेकिन ऐसे आपको भी बनाना होगा अपने लिए। यू एवरीवन हैज़ देयर ओन स्टाइल, यू जस्ट हैव टू फाइंड योर ओन स्टाइल एंड वर्क ऑन इट। ये ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बनाना। यू विल बी एबल टू लर्न इट इन अ वीक। बस आपको काम करते रहना चाहिए, एक बार बनाओगे, दूसरी बार बनाओगे, तीसरी बार आपको अपने आप आ जाएगा। वो बोलते हैं ना, वंस यू कमिट अ सिन इट इज ईजियर टू कमिट अगेन। एक बार गलती कर दी ना, वापस करने में आसानी हो जाती है। वैसे ही एक बार आपने कोई काम कर लिया तो वापस उसको वापस करने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। माइंड मैपिंग मैंने पहले ही बोला था कि अगर आप क्या बोलते हैं मेमोरी कंसोलिडेशन से पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा, आप कोई माइंड मैप से एसोसिएट करते हो या कोई वर्ड से एसोसिएट करके पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। इंटरलिविंग मतलब आप दूसरे हर टॉपिक को ना इंटरलिंक करके पढ़ते हो, मिक्स करके पढ़ते हो। अगर आज आपने रिसोर्सेस अगर पढ़ लिया तो और कल आपने एनवायरनमेंट पढ़ लिया, तो दोनों को कैसे इंटरलिंक करना है, रियल लाइफ इशू से कैसे कनेक्ट करना है, कैसे आजकल ग्लोबल वार्मिंग इज अ मेजर इशू, कैसे इशू बनते रह गया है। जैसे अभी ठंडी में ज़्यादा ठंडी लग रही है, बारिशें कम हो गई है, ये साल बारिश ज़्यादा थी, तो इतनी ज़्यादा थी साइक्लोन। फाइनली क्या है, हमने अभी तक क्या सीखा था, कैसे पढ़ना है, व्हाट इज़ योर कंप्लीट स्टडी सिस्टम। पहले फर्स्ट डे आपने इनिशियल लर्निंग कर लिया, लेक्चर देख लिया, उसका माइंड मैप एक बना लिया, एक छोटा सा क्विज कर लिया, टोटल 65-70 मिनट्स में आपने एक टॉपिक याद कर लिया। नेक्स्ट डे क्या करना है, आपको वो माइंड मैप रिव्यू करना है, आपको क्विज करना है, आपके वीकनेसेस आइडेंटिफाई करना है क्विज करके। फिर थर्ड डे आपको क्या करना है, वही टॉपिक जाके किसी और को पढ़ाना है। किसी और को अगर आपने पढ़ा दिया तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपने सही से पढ़ा है। ठीक है, फिर डे 7 को, ये पूरा स्पेस्ड रिपीटेशन मेथड में है देखना। डे 7 को ना आपको एक मॉक लगा लेना है, मॉक लगा लो, और जो जो आपने गलतियां कर ली वो आप वापस से पढ़ लो। और डे 14 में 15 दिन बाद एकदम फाइनल रिव्यू, पूरा टॉपिक पूरा एक बार वापस से अच्छे से पढ़ सकते हो। मॉक लगा लिया, टॉपिक को रिविजिट कर लिया, प्रिंसिपल नोट्स को रिविजिट कर लिया। इससे आप जब फिफ्थ टाइम पढ़ोगे ना आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपका ब्रेन ना डॉट्स को कनेक्ट कर लेता है जल्द से जल्द, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज। जब जैसे ही आप पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हो, आपका पढ़ने का तरीका जो है वो ईजी हो जाता है और जल्दी हो जाता है, हैसन हो जाता है। और आफ्टर 15 डेज क्या हो जाएगा, यू विल बी एबल टू रिटेन 90% ऑफ द अमाउंट दैट यू हैव स्टडीड। नॉलेज वुड बी अवेलेबल फॉर लाइफ, जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे। जैसे ऑडिट का, सीए वालों के लिए ऑडिट का कोई टॉपिक है, यार ऑडिट एक थियरी सब्जेक्ट है, उसको ऐसे ही पढ़ना चाहिए। आप किसी और को जाके समझाओ तो आपको क्या है, कीवर्ड्स याद रहेंगे। कीवर्ड्स आप नहीं भूलोगे, एग्जाम में कीवर्ड्स आप लिख के आओगे, यू विल बी एबल टू गेट गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स। तो फाइनली, तो अब ये सब चीज़ों से चलो एक बार अपन ना रिकॉल करते हैं अपन ने क्या पढ़ा था पूरे। अभी जो आपने पूरा लेक्चर अगर आपने देखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहले तो आप यहाँ तक पहुँचे हो। बहुत लोग नहीं पहुँच पाते हैं, पहले बीच में ही गिव अप कर देते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो पॉज करो वीडियो को, रिकॉल करो अपन ने क्या क्या पढ़ा था। मैं जैसे करता हूँ वो भी रिकॉल, है ना, कि पहले अपन ने क्या समझा था। पहले क्या समझा था कि पढ़ना कैसे, उससे स्टार्ट किया था लेक्चर को। फिर उसके बाद में अपना ब्रेन कैसे इन्फॉर्मेशन को अब्जॉर्ब करता है वो पढ़ा था अपन ने। फिर उसके बाद में इन्फॉर्मेशन को कैसे भूलते हैं, फॉरगेटिंग कर्व के बारे में पढ़ा था। फॉरगेटिंग कर्व के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद में पैसिव और एक्टिव लर्निंग के बारे में पढ़ा था, पैसिव वर्सेस एक्टिव लर्निंग। फिर उसके बाद में टेक्निक्स पढ़े थे। टेक्निक्स क्या क्या है कि एक्टिव रिकॉल हो गया, और उसके बाद में स्पेस्ड रिपीटेशन हो गया रिवीजन के लिए। फिर उसके बाद में क्या है, फीमेन टेक्निक हो गया। फिर उसके बाद में माइंड मैपिंग हो गया। फिर उसके बाद में इंटरलीविंग हो गया। फिर लास्ट में अपन ने स्टडी सिस्टम अपना कैसा रहना चाहिए वो देखा, कि कब कब कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। या पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करने के बाद में जब रिफर करोगे इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। लिंक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो फाइनली अगर आप ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करना चालू कर दोगे, यू विल ऑटोमेटिकली सी आपको, यार ये मुश्किल चीज़ है, लेकिन अगर आप एक हफ्ता प्रैक्टिस करो, 1 वीक यू प्रैक्टिस दिस, you'll see the result। आई एम मतलब बहुत ज़्यादा शोरूम है इस चीज़ को लेके। आप ये 1 वीक प्रैक्टिस करो, आपको पढ़ने से प्यार हो जाएगा, आप ज़्यादा पढ़ पाओगे। मैं भी कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं था पहले, लेकिन जब जैसे ही मैं जैसे ही मैं ये सब चीज़ें सीखा, पढ़ना सीखा, तो मेरे को ना अच्छा लगने लगा। आई लव टू लर्न, मेरे को हर दिन कुछ सीखना पसंद है। तो अगर ये सब चीज़ें अगर आप करोगे, यू विल बी एबल टू डिक्रीज योर स्टडी टाइम बाय 50%। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, मैं हवा में बातें नहीं करूँ। आपका एग्जाम परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा 95%, आप इजीली स्कोर कर पाओगे। आपको मॉक टेस्ट देने की आदत हो जाएगी, आपको क्विज देने की आदत हो जाएगी, आपका माइंडसेट वैसे बन जाएगा, क्वेश्चन वाला माइंडसेट बन जाएगा, आप पूछना चालू कर दोगे। क्वेश्चनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक क्वेश्चन। और फिर आप जो भी पढ़ रहे हो वो 90% आप रिटेन कर पाओगे। 100% कोई भी नहीं रिटेन कर सकता है, बट 90%, क्लोज टू 100%, यस यू विल बी एबल टू रिकॉल, रिटेन। सो यू मे नो द साइंस, now you have got to know the science, ठीक है, you have got to know the techniques, but question is will you use them? Most of the students won't, because
वो एक क्या बोलते हैं, स्टेटस को से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है। आप 15-20 साल से एक ही टाइप की पढ़ाई कर रहे हो, अब उससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप जैसे ही आप निकल जाओगे, यू विल बी एबल टू एक्सेल इन ऑल द एग्जाम्स दैट यू विल बी गिविंग इन योर लाइफ इन द फर्दर कोर्स। तो अगर आप करोगे, यू आर वेरी मच डिफरेंट, यू आर अ क्वेस्ट ऑन स्टूडेंट। ये टेक्निक सिर्फ 10 सीबीएसई वालों के लिए ही नहीं है, जेई वालों के लिए भी है, नीट वालों के लिए भी, ऑफ कोर्स यूपीएससी वालों के लिए भी है। मैंने भी वहीं से सीखा है। तो इट इज़ बेसिकली हाउ द ब्रेन वर्क्स, नॉट अबाउट द स्पेसिफिक कंटेंट या कुछ भी नहीं। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा। तो अगर आपने कुछ सीखा है तो कमेंट बॉक्स पे फीडबैक दे दीजिएगा कि कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे मैं बेहतर वीडियोज़ और बना सकता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थिंक, आस्क, इवॉल्व, बिकॉज दिस इज द क्वेस्ट ऑन वे। थैंक यू सो मच।